नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये तीसरा क्लास होगा और जिसमें हम लोग तुगलक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग खिलजी वंश के बारे में देखें और खिलजी वंश से रिलेटेड अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हम लोग ने सारा उसका डिस्कशन कर चुका है ना। तो आज का हम लोग का होता है कौन सा वंश देखें हम लोग, तो तुगलक वंश देखेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं हम लोग मध्य सॉरी क्या बोलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा कवर अप कर चुका है विथ एक्स एमसीक्यू। हर चैप्टर के बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व करा करा दिया गया है। आप लोग प्लीज जाके चेक करें। और हमारा साइंस का भी सीरीज चल रहा है घटना चक्री बुक का, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आज का वंश कौन देख रहे हैं हम लोग? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश देख रहे थे कब से कब तक शासन तुगलक वंश का शासन रहा, तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने, ध्यान रखें, गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक, हम लोग देखे थे ना कौन सा खिलजी वंश के अंतिम शासक, तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर देता है, और दिल्ली पर एक नए राजवंश किसकी, तो तुगलक वंश की स्थापना करता है। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह। तुगलक वंश के संस्थापक यही थे, गयासुद्दीन तुगलक शाह, है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। गाजी मलिक ने इस वंश की स्थापना की जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। उसके बाद यहाँ इस वंश यह वंश जो था इसको कराना तुर्क के वंश के भी नाम से भी जाना जाता है, नाम से प्रसिद्ध है। कराना तुर्क वंश के नाम से तुगलक वंश जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का पिता जो था, गयासुद्दीन तुगलक का जो पिता था वो कराना तुर्क था और बलबन का तुर्क दास था, है ना। इसलिए इसको कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है ना। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट, है ना। और इसने अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा। अलाउद्दीन का जो सैन्य व्यवस्था था उसको लागू रखा, लेकिन अलाउद्दीन का जो भूमि जो पुनः अमीरों से वापस ले लेता है, ये क्या पुनः उसमें बांट देता है ना। हम लोग देख चुके थे ना पिछले क्लास में जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख रहे थे, तो क्या होता है पेंशन में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि को क्या कर रहा था, वो वापस ले रहा था। और ये गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, वो पुनः अमीरों में क्या करता है, वो बांट देता है ना। 29 अवसरों पर, मतलब ऐसा 29 अवसर उत्पन्न होता है जिससे मंगोलों के साथ संघर्ष किया। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। और उसको भारत से बाहर रखा और मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन उपाधि धारण करता? तो मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए, मतलब ये मलिक उल गाजी की उपाधि था काफिरों का घातक। देखिए काफिर कौन होता है, तो गैर मुसलमान लोग, है ना। और गैर मुसलमान के लिए घातक, तो उस ये उपाधि का नाम मतलब ये होता है ना, क्या, मलिक उल गाजी। ध्यान रखेंगे। प्रथम शासक था, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ऐसा प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया गया, है ना। नहरों का निर्माण कराया किसके लिए, तो सिंचाई के लिए। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सा सुल्तान था जो प्रारंभ में नगरों का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए, तो कौन? गयासुद्दीन तुगलक। आप लोग ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा से ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तुगलकाबाद शहर की स्थापना, तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना कराता है। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक, है ना। अब हम लोग देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक की कुछ प्रमुख सैन्य अभियान। गयासुद्दीन तुगलक का प्रमुख सैन्य अभियान देखते हैं। देखिए 1321 ईस्वी में अपने पुत्र, उसका पुत्र का क्या नाम था, तो जोना खां को कहाँ भेजता है, तो तेलंगाना। तेलंगाना किस कहाँ पे, तो वारंगल में। वारंगल में किसका शासक होता है उस टाइम, तो प्रताप रुद्रदेव का शासक रहता है। उसके अभियान के लिए भेजता है किसको, अपने पुत्र जोना खां को, और वो क्या होता है, असफल हो जाता है। फिर पुनः 1322 से 1323 ईस्वी के बीच जोना खां को पुनः भेजता है कहाँ, तो वारंगल अभियान में भेजता है। और इसमें क्या आता है, इसमें क्या, वो सफल रहता है जोना खां, और दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है किसको, तेलंगाना वारंगल को, है ना। ये बार पॉइंट ध्यान रखेंगे। और वारंगल का नाम बदल के क्या रख देता है, तो सुल्तानपुर नाम रख दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं 1324 ईस्वी में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल की चढ़ाई की। इसमें भी यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, है ना। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक स्वयं बंगाल की चढ़ाई पे गया और उसे जीत कर दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और बंगाल विजय से लौटते वक्त उसने बिहार के मिथिला क्षेत्र में जो कर्नाट वंश का शासक चल रहा था, और शासन चल रहा था, उस वंश के शासक कौन थे, तो हरि सिंह देव को क्या करता है, वो पराजित कर देता है ना। तो हम लोग जब बिहार का हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो कर्नाट वंश के बारे में विशेष देखेंगे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे,
और अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। जब बंगाल विजय से वापस आ रहा था गयासुद्दीन तो इस क्षेत्र पे आक्रमण करता है। उस टाइम कौन, हरि सिंह देव का शासन होता है। ये सब अब जब हम लोग बिहार का हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आप लोग चैनल से बने रहे ना। तो नेक्स्ट है फिर, प्रथम अवसर था जब तुर्की का साम्राज्य उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया। ये मतलब कर्नाट वंश के साथ जो संघर्ष होता है उसको मिला लेता है। तो प्रथम ये क्या था, प्रथम अवसर था जब तुर्की साम्राज्य का उत्तरी बिहार के क्षेत्र में विस्तृत हो जाता है तुर्कियों का साम्राज्य, है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखते हैं, जोना खान का, जोना खान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र, है ना। उसका दूसरा अभियान देखते हैं, उसका दूसरा अभियान कब होता है, तो 1324 ईस्वी में दूसरा अभियान होता है। कहाँ, तो जाजनगर में ना, जाजनगर में होता है। कहाँ, उड़ीसा पर होता है। और उस टाइम उसका शासक कौन होता है, तो भानुदेव द्वितीय का शासन होता है। और जोना खां गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जो था यहाँ पे इसको क्या कहता है, पराजित कर लेता है। और जोना खां को क्या, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे धन प्राप्त होता है ना। ये सब गयासुद्दीन तुगलक का अभियान में थे। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय उसकी डाक व्यवस्था जो है बहुत उत्कृष्ट थी, मतलब शीघ्र डाक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध था। क्या होता था ना कि कुछ दूरी पर, मतलब 3/4 मील पे, ना 3/4 मील पे एक एक डाक चौकी हुआ करता था। जैसे यहाँ से डाक पहुंचाना है तो तुरंत यहाँ पहुंच गया घुड़सवार द्वारा, फिर यहाँ का डाक चौकी यहाँ पहुंचा दिया ना। इस तरह क्या था, बहुत तीव्र था ना। हर 3/4 मील पे एक डाक चौकी हुआ करता था। और डाक विभाग का मुखिया को क्या कहा जाता था, बदीर ए मुमालिक, है ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखें, क्या कहता है, बरीद ए मुमालिक नाम का अधिकारी होता था। वो क्या था, डाक डाक विभाग का मुखिया होता था, है ना। उसके बाद हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की जो नीति थी ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के समान थी। मतलब हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण किया। और हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति क्या थी, अत्यधिक कठोर थी, है ना। अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था, कौन, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि हिंदू ना तो धनवान बन सके कि विद्रोह करे करने को तैयार हो जाए, और ना ही इतना निर्धन हो जाए कि किसी करके छोड़ के भाग जाए, है ना। ताकि कर कर भी ना दे पाए ना, इतना इतना अमीर भी नहीं बनाना है कि वो विद्रोह करने लगे, इतना गरीब भी नहीं बनाना है कि वो टैक्स ही ना दे पाए, कृषि ही ना कर पाए, है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं, फिर देखिए 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था, कहाँ, दिल्ली जब लौट रहा था, तो दिल्ली के ही समीप कहाँ, अफगानपुर में उसका पुत्र कौन, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र कौन, तो जोनाखा द्वारा एक स्वागत के लिए लकड़ी का महल का निर्माण कराता है। कहाँ पे, तो अफगानपुर में। जब सुल्तान स्वागत के जश्न को मना रहा होता है तभी अचानक, लकड़ी का महल बना हुआ होता है, अचानक क्या होता है उसमें, क्या, हाथी आ जाता है, मंडप गिर जाता है। जिसे उस मलबे में दब के गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु पे एक मिथक है, मतलब एक एक बात मिथक चला कि मिथक के अनुसार क्या है कि जोना खां कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र सत्ता अधिकार के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा होगा। एक एक वो मिथक है। और एक अन्य मिथक ये है कि प्रसिद्ध सूफी संत, मतलब गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में एक प्रसिद्ध सूफी संत रहा करते थे, उसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का संबंध जो है गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान से अच्छे नहीं थे ना। बंगाल विजय से लौटते समय औलिया को आदेश भिजवाया था, कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक, कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले सल्तनत छोड़ के कहीं चले जाओ। किसको कहा गया, तो निजामुद्दीन औलिया को। कौन कहा, तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इस अवसर पर औलिया ने कहा कि दिल्ली दूर है, मतलब उसको संदेश भेजवाया कि दिल्ली दूर है, और हुजूर दिल्ली दूरस्तम, ऐसा वर्ड उसने कहा कि दिल्ली तो अभी दूर है। तो वास्तव में क्या होता है, सुल्तान के लिए दिल्ली दूर ही रहता है, दिल्ली पहुंचने से पहले क्या हो जाता है, दिल्ली पहुंचने से पहले उसका देहांत हो जाता है ना। तो ये दो मिथक है, आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग ने अभी ये देखा कैसे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां क्या, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। कब, तो 325 ईस्वी में, है ना। है ना, बैठा। इतिहास में यह वह एक बुद्धिमान, कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास में वह एक बुद्धिमान एवं मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब देखते हैं हम लोग, बुद्धिमान भी हुआ, मूर्ख शासक हुआ, तो क्या क्या ऐसा रणनीति रहा होगा इसका, वो बुद्धिमान और मूर्ख भी कहा गया था। देखिए, कर वृद्धि कर वृद्धि जो है ना 1/2 कर देता है। और कर वृद्धि ऐसे समय में क्या रहता है जब उसके साम्राज्य में क्या अकाल फैला हुआ होता है,
प्लेग नामक बीमारी फैला हुआ था। उस टाइम अगर कर वृद्धि करेगा तो क्या होगा, तो जनता आक्रोशित ही होगी ना। तो उस टाइम वो कर वृद्धि करता है। उसके बाद देखिए राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से देवगिरी दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन कब कर लेता है, तो 1327 ईस्वी में, जो कि कितना, दिल्ली से 700 मील दूर होता है। और देवगिरी का नाम बदल के क्या कर लेता है, तो दौलताबाद रखता है। अब देवगिरी राजधानी परिवर्तन का कुछ कारण कारण बताया जाता है कि राजधानी परिवर्तन क्यों किया। देखिए देवगिरी का केंद्र में होना, मतलब भारत के केंद्र में होना, देवगिरी का क्या होता है, केंद्र में होना एक राजधानी परिवर्तन का कारण था। दिल्ली के लोगों को सजा देना, मतलब उससे जो आक्रोशित उसके शासन में जो जनता आक्रोशित थी, उसको सजा देने के मोटिव से भी उसका एक राजधानी परिवर्तन करने का ध्यान रहा होगा। उसका मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली असुरक्षित था। उसका मानना था कि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली असुरक्षित है, इसलिए दिल्ली को राजधानी को क्या शिफ्टिंग कर दिया जाए, कहाँ, तो देवगिरी में, है ना। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है इसका। तीसरा तीसरा क्या उसका कारण रहा, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। देखिए सिक्के में कोई सरकारी मोहर नहीं था, और अब कोई मोहर नहीं होना, और सांकेतिक मुद्रा वही चल रहा था मार्केट में, तो इससे क्या होगा, ये तो राजस्व में कमी आ जाएगी ना। लोग लोग जब सरकारी मोहर ही नहीं रहेगा तो लोग तो ढलवा ढलवा के सिक्का चलाएंगे मार्केट में। तो वही होता है, सरकारी मोहर का कोई होना ही नहीं था, नहीं होता था, तो क्या होता था, तो लोग अपने हिसाब से सिक्के ढलवा के मार्केट में चला रहे थे, जिसका क्या था, राजस्व का नुकसान होता है। और सोने चांदी की जगह क्या, तांबे और कांसे के सिक्के उन्होंने प्रचलित करवाए। उसके बाद देखते हैं हम लोग खुरासान का अभियान। खुरासान का अभियान में क्या होता है ना, मध्य एशिया पर आक्रमण करने की दृष्टि से क्या खुरासान में अब खुरासान का अभियान करता है। देखिए खुरासान अभियान देते हैं, मध्य एशिया पर आक्रमण। खुरासान अभियान मध्य एशिया पर, इस अभियान के लिए कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सेना तैयार कर ली थी, और पूरे 1 वर्ष का पहले ही वेतन, अग्रिम वेतन के साथ। ठीक है, तो मध्य एशिया में आक्रमण करना है तो उसके लिए पहले ही सेना तैयार कर लिया, और एक एक साल का पेंशन वेतन जो देना होता है उसको दे के तैयार रख लिया। लेकिन क्या होता है ना कि मध्य एशिया में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है जिस वजह से क्या होता है, खुरासान अभियान को उसको टालना पड़ जाता है। तो ये भी उसका एक क्या होता है, मूर्खतापूर्ण डिसीजन हो जाता है, जो कि क्या असफल रहा, है ना। उसका बाद देखते हैं कराचीन का अभियान। कराचीन का अभियान जो है ना, देखिए कराचीन अभियान में जो होता है, कुमाऊं पहाड़ कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए इस सल्तनत एवं चीनी साम्राज्य के बीच होता है। प्रारंभ में विजय के बाद, मतलब स्टार्टिंग में तो मोहम्मद बिन तुगलक का विजय होता है, लेकिन ठंड के मौसम आ जाने के कारण क्या होता है, सैनिकों को काफी क्षति हो जाती है। काफी सैनिक, कहा जाता है कि काफी सैनिक मर जाता है, उसमें 2 या 4 ही सैनिक ऐसा बच पाते हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और देखिए उसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ वक्तव्य कहे गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो हम लोग ध्यान आ गया तो बता देना चाह रहे हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो जो कार्य किया ना, उसका कभी कभी क्रम पूछा जाता है। जैसे 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 देखिए सबसे पहले वो कर वृद्धि करता है, उसके बाद क्या राजधानी परिवर्तन करता है, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाता है, उसके बाद क्या खुरासान अभियान, उसके बाद क्या कराचीन अभियान, है ना। ये सीक्वेंस भी आप लोग ध्यान रखें ना, कभी कभी ये सीक्वेंस पूछ दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, है ना। एक बार ऐसे तो हम सीक्वेंस में लिख ही दिए हैं ना, आप लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ कुछ कहा गया है। देखिए देखिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, कौन था, तो पागल था, रक्त पिचासु, है ना, स्वप्नशील आदि कहा गया है। किसके बारे में कहा गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या क्या कहा गया है। कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना करता है ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए मोरक्को का यात्री कौन, तो इब्न बतूता। देखिए मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी के समय में भारत आता है। और भारत आता है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इसी के समय में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है उसे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। और 1342 ईस्वी में चीन में दूध बनाकर भेजता है, चीन में अपना दूध बनाकर भेजता है, कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक, किसको, तो इब्न बतूता को। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है, एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है, तो रेहल्ला, है ना, रेहल्ला इब्न बतूता ने लिखा है ना। उसका नेक्स्ट देते हैं, दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही होता है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 1351 ईस्वी में
सिंध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए क्रम में कौन गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक जाता है। और उसी क्रम में क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है ना। एक इतिहासकार हुए कौन? बदायूनी। बदायूनी ने इसकी मृत्यु पर कहा, क्या कहा? अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों की मुक्ति मिल गई। अंततः सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, है ना। ये वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि ये वर्ड किसने कहा गया? तो बदायूनी ने कहा गया है। बदायूनी ने कहा, और किसके लिए कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक शासन कब तक? तो 1351 से 1388 ईस्वी तक। 1351 ईस्वी में राजाभिषेक पहले कहाँ होता है? तो ठंटा। ठंटा कहाँ? सिंध में। बाद में दिल्ली पे दूसरा राज्याभिषेक कहाँ? तो दिल्ली में होता है। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया हुआ था, है ना। उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक राज्य की स्थापना को क्या उलेमा वर्गों से रखा था, है ना। ध्यान। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक राज्य की स्थापना की किससे? किसकी मदद से? तो उलेमा वर्गों की मदद से, है ना। ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को क्या कहा? तो जिम्मी जिम्मी कहा। और ब्राह्मणों से भी जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह को क्या उसके निर्माण एवं लोक कल्याणकार के लिए, देखिए, उसके निर्माण एवं लोक कल्याणकार के लिए काल के सल्तनत काल या मध्यकाल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। ये पॉइंट देख सकते हैं। उसका 24 प्रकारों को कर को समाप्त कर 4 प्रकार के कर को रखा। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक, है ना। 24 प्रकार को कर को हटा के सिर्फ 4 प्रकार का कर रखा। वो देखते हैं वो 4 प्रकार के कर कौन है। तो देखिए, खम्स खम्स क्या होता था? ये लूट का धन होता था। जो 1/5 कौन? राजा रखता था, बाकी सैनिक आपस में बांट लिया करते थे। खराज क्या था? खराज लगान था, जो कि कृषि का 1 से 1/5 तक वसूला जाता था। जजिया जजिया कर तो जान ही रहे हैं लोग, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला कर हुआ करता था। और जकात क्या है? जकात भी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था, जो कि बहुत कम होता था। कितना? तो 2/5, जो कि बहुत कम हुआ करता था। देखिए, फिरोज शाह ने अपने आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो फुतुहात ए फिरोज शाही, है ना। ध्यान रखेंगे। किसानों पर लगाए लगे क्या? तकाबी ऋण। किसानों से जो तकाबी ऋण लिया जाता था, उसको क्या कर दिया? इसको माफ कर दिया। और कुछ कुछ विभाग की भी स्थापना करवाया। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। हम लोग एक एक करके देखते हैं, और ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, दीवान ए बंदगान क्या हुआ करता था? एक दास विभाग होता था, जिसमें दासों की, इसके समय फिरोज शाह तुगलक, कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय ना दासों की संख्या सर्वाधिक हुआ करती थी। और उसके लिए एक विभाग बनाया गया था। कौन? तो दीवान ए बंदगान, तो दास विभाग, है ना। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, दीवान ए खैरात क्या होता था ना? एक दान विभाग, वो था दास विभाग, है ना। बंदगान है दास विभाग, और दीवान ए खैरात क्या है? तो दान विभाग ना। आर्थिक सहायता के लिए, मतलब लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक दान विभाग का भी गठन करवाया था। उसके बाद देखिए, दार उल सफा क्या था ना? एक खैराती अस्पताल था, जिसको राजकीय अस्पताल भी कह सकते हैं। उसके बाद लोक निर्माण विभाग में क्या था? नवीन नगरों की स्थापना हेतु बनाया गया था लोक निर्माण विभाग। उसके बाद देखिए, दफ्तर ए रोजगार था, बेरोजगार लोगों के लिए दफ्तर ए रोजगार का विभाग का भी स्थापना करवाया था ना। उसके बाद देखिए, उन्होंने अनुवाद विभाग का भी स्थापना कराया था। तो अनुवाद विभाग क्या हुआ करता था? अनुवाद विभाग मतलब ग्रंथ को अनुवाद करना है। मुस्लिम कोई ग्रंथ है तो उसको अनुवाद करना इस भाषा में, हिंदू ग्रंथ है तो उसको ऐसे अनुवाद करने के लिए, ताकि लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में पढ़ सके, समझ सके। तो उसके लिए अनुवाद विभाग का स्थापना किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचार को समझने में बेहतर हो सके, इसके लिए क्या करवाया था उसने? तो अनुवाद विभाग का स्थापना करवाया था। ठीक है, हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें से कुछ प्रमुख नगर हम लोग देख लेते हैं। तो क्या? हिसार, नाम
फतेहाबाद और जौनपुर। ये जौनपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। जौनपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है, जौनपुर जो है अपने भाई कौन, तो जोना खान। जोना खान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बनाया था कौन, तो जौनपुर शहर। इसलिए जौनपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जौनपुर शहर किसने बसाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। तो किसकी याद में, तो मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खां के याद में। पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद को तो फिरोजपुर और फिरोजाबाद इत्यादि। पांच बड़े नगर, सॉरी, पांच बड़े नहर और सैकड़ों, पांच बड़े नहर, सैकड़ों छोटे नहर, कई तालाबों और कई कुएं को भी बनवाया कौन, तो फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद हक क्या, उसके बाद हक ए सब्र नामक एक सिंचाई कर लगाया, जो उपज का कितना हुआ करता था, तो 1/10 पॉइंट हो, 1/10 हुआ करता था। एक 1200 लगभग 1200 नए फलों के बागान भी लगाया कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। अ, फिरोज शाह तुगलक के समय मुख्य वस्तुकार कौन थे, तो मलिक गाजी सहना, है ना। सिक्कों पर फिरोज शाह तुगलक के समय जो सिक्के हुए उसमें क्या खलीफा का नाम नाम लिखवाया। फिरोज ने मेरठ और टोपरा, हम लोग देखिए जब प्राचीन भारत के इतिहास देख रहे थे, जब अशोक का स्तंभ देख रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा का जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ लाया था, तो दिल्ली में लाया था ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ कुछ पुस्तकें। देखिए क्या, फतूहत ए फिरोज शाही किसने लिखा है, तो स्वयं फिरोज शाही ने लिखा है। और तारीख ए फिरोज शाही कौन लिखा है, तो बनी लिखा है। और फतवा ए जहांदारी कौन लिखा है, तो बनी लिखा है ना। ध्यान में रखेंगे ये पार्ट। उसके बाद क्या है ना, फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है कब, तो 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी उसका अयोग्य साबित होता है। उसके टाइम जो है ना, देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन, तो तुगलक शाह द्वितीय शासक बनता है। वो भी उतना कुछ कर नहीं पाता अपने साम्राज्य में। उसके बाद कौन, तो अबू बकर बनता है। उसके बाद मोहम्मद शाह बनता है। उसके बाद नसरुद्दीन शाह बनता है। इनके कुछ कार्य देख लेते हैं, जो कौन सा, तो नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। 1198 ईस्वी में समरकंद, समरकंद का शासक होता है कौन, तो तैमूर लंग, है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य को क्या करता है, तहस नहस कर देता है। और तुगलक क्या है, तैमूर के आक्रमण के समय नसीरुद्दीन मोहम्मद क्या करता है, दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। और कब कब वापस लौटता है, जो जब तैमूर क्या होता है, तैमूर की मृत्यु हो जाती है कब, तो 1405 इसमें, तभी वापस दिल्ली में लौटता है वो। नसरुद्दीन के शासनकाल में सल्तनत सल्तनत के जौनपुर, गुजरात, मालवा पूर्णतः क्या होता है, ये सब राज्य स्वतंत्र हो जाता है। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो शासन कहाँ, दिल्ली से पालन तक ही रह के सिमट जाता है, जो कि एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। दिल्ली से पालन तक ही सिमट के रह जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल, है ना। इसके बाद हम लोग सैयद वंश देखेंगे, है ना। तो फ्रेंड हम लोग का जो अब होगा ये, जो हम लोग अभी जो तुगलक वंश देखे, तो ये तुगलक वंश से रिलेटेड एमसीक्यू में हम लोग पूरा तुगलक वंश से रिलेटेड जितना भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसी का होगा, पूरा हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग का होगा तुगलक वंश से रिलेटेड अब तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन।